वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बिहार में जो होने वाला है बिट का एग्जामिनेशन, उस वैसे अभ्यर्थियों के लिए इनकम टैक्स का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज का एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे चर्चाएं करेंगे। एक चीज और एक अनाउंसमेंट देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ बिहार बिट एग्जामिनेशन 2025। तो ये साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट होंगे जो बिहार स्टेट जो STET जो कॉमर्स का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड, वैसे अभ्यर्थियों के लिए भी ये रिलेवेंट होगा। क्योंकि दोनों का जो मैं टॉपिक है मैं दोनों को मैच करके लेके चलता हूँ, ताकि जो बिहार STET का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और साथ ही साथ उनका बिट का दोनों का इनकम टैक्स का जो सिलेबस है कवर अप हो जाए और दोनों एग्जामिनेशन में काफ़ी एडवांटेज होगा, हेल्पफुल होगा। तो इसलिए उन दोनों स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए, दोनों अप्लीकेंट के लिए ये रिलेवेंट क्लासेज होगी, ठीक ना। तो चलते हैं, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो टॉपिक का नेम रहेगा टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि मैंने बेसिक जो भी चीज़ें थी उसको मैंने लास्ट क्लास में कवर अप करवाया था। तो यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के साथ साथ इनकम टैक्स में एक चीज़ और हम लोग समझते हैं। तो क्या है, तो देखेंगे इनकम टैक्स एक जो टैक्सेशन में क्या होती है, जो बेसिक चीज होती है, टैक्स कवर्ड, टैक्स कवर्ड द फॉलोइंग। टैक्स जो होते हैं फॉलोइंग चीज को भी कवर करती है। ये क्या क्या चीज है जो इस पे अप्लाई करती है। एक होती है इनकम टैक्स एक्ट होती है 1961। दूसरा होंगे आपको इनकम टैक्स रूल 1962। तीसरा में आपको होंगे CBDT, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद फोर्थ में होगा आपको फाइनेंस एक्ट। फिफ्थ में होगा जुडिशियल डिसीजन, ठीक है। अब इन चीजों को समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखवाया हूं टैक्स कवर्ड द फॉलोइंग, मतलब टैक्स जो कवर करते हैं इन सभी चीजों को, मतलब ये कि इनकम टैक्स में इन तमाम चीजों को इंक्लूड किया जाता है, इन सभी के द्वारा उस पर एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। तो देखते हैं किसका कौन कौन सा फंक्शन है। तो समझिए, इनकम टैक्स एक्ट है जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, ठीक है। अब ऐसे आ गया डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई होंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो अभी तक चलते आ रहा है। जो इनकम टैक्स एक्ट क्या करती है, एक अपना सिस्टम बना दिया कि जो भी पर्सन का इनकम होगा, कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे कोई बिजनेस एंटिटी हो, जो अपने इनकम को अर्निंग करेगा तो उसको टैक्स पे करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो वो इनकम टैक्स एक्ट में लिख दिया गया, अपने कानून बना दिया गया। बहुत सारे इनकम है जिस पर टैक्स देगी, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स का काम क्या है, 1961 में ये आपको एक्ट आ गया। उसके बाद 1962 में इसका रूल्स आ गया कि मतलब इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा। इनकम तो डिफरेंट टाइप की इनकम है, तो उस इनकम को कुछ कैटेगरीज वाइज क्लासिफाइड कर दिया गया था। एक रूल्स बना दिया गया था कि जब भी टैक्स का रिटर्न फाइल भरनी है, जब भी टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है, टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन करनी है, तो उसको 5 हेड रखा गया है। उस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको टैक्स को आपको कंप्यूटेशन करनी है, उसके बाद आपको रिटर्न दाखिला करना है, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ आ गई। CBDT का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का। ये क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करती है, डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ये इनकम टैक्स रूल जो क्या है, रूल्स फ्रेम करती है, रूल्स फ्रेम, यानी कि एक रूल्स बनाती है, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स का काम होता है रूल्स को फ्रेम कर देना।
सीबीडीटी के काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, अर्थात शासन प्रशासन करनी है कि जो भी एक्ट आया है क्या उस एक्ट को कोई एसएससी फॉलो कर रही है या नहीं है। यदि कोई एसएससी डिफॉल्ट कर रही है तो उस पर कार्रवाई करना, उसको लॉक करो, कार्रवाई कर देना। इन तमाम चीजों को काम किसका काम है, सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन का। ठीक है, एक चीज और आती है 6 में, सर्कुलर नोटिफिकेशन। ठीक है, शासन प्रशासन करते हैं कि कौन सा टैक्स दे रही है, नहीं दे पा रही है, किसको कैसे टैक्स देनी है, इन तमाम चीजों को शासन प्रशासन करने के लिए सीबीडीटी है, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग सीबीडीटी काम करती है। ठीक है, अब देखिए फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में मैंने यहाँ पर डेट नहीं लिखा हूं, क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बजट पेश होती है, एनुअल बजट, हमारे कंट्री में जो एनुअल बजट पेश होती है, इस बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इनकम टैक्स को रेट को डिटर्मिनेशन करते हैं। फाइनेंस एक्ट में ईच एंड एवरी ईयर एनुअल बजट का मतलब वार्षिक जो बजट होती है, जो संघ की जो बजट होती है, उस बजट में क्या होती है, इनकम टैक्स को रेट को डिटर्मिनेशन किया जाता है। इसका क्या काम है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, ये इनकम टैक्स का रेट को डिटर्मिनेशन करती है कि कितना पर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स का रेट क्या होनी चाहिए, स्लैब रेट का जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए। इन तमाम प्रकार की चीज जो होती है फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो इनकम टैक्स की रेट को डिटर्मिनेशन करती है, जो एनुअल बजट में अनाउंस की जाती है ईच एंड एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब समझेंगे जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन का काम होती है यदि इनकम टैक्स में आप डिफॉल्ट साबित होते हो तो आपको केस कर दिया जाएगा कोर्ट के माध्यम से, और उसका जो काम है वो डिसीजन देगा। तो ये होती है आपको, ये दो ही पावर होता है, हाई कोर्ट का और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, एचसी और एससी का काम होती है। ठीक है, सर्कुलर नोटिफिकेशन का काम होते है, ये इश्यू करती है कौन सा, टाइम टू टाइम, इशूड बाय सीबीडीटी, यानी कि जो सर्कुलर नोटिफिकेशन होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा टाइम टू टाइम इशूड की जाती है। जो इनकम टैक्स में जो भी अमेंडमेंट होती है, जो समय समय पर जो चेंजेज होती है, उन तमाम चेंजेज को सीबीडीटी का काम है सर्कुलर नोटिफिकेशन के माध्यम से उस नोटिस को, उस रूल्स का सर्कुलेट करती है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम हो, टेलीविजन के माध्यम हो सके तो उसका अपना शासन प्रशासन है, उसके माध्यम से उन तमाम प्रकार की चीजों को सर्कुलेट करता है, नोटिफिकेशन को। इन तमाम प्रकार के चीजों इनकम टैक्स पे अप्लाई होती है, इन सभी मिलकर के इनकम टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बातें करूंगा टाइप्स ऑफ टैक्सेशन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ, इजी वे से समझिए, टाइप्स ऑफ टैक्स। क्योंकि हम लोग को जो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो छोटे छोटे जितने चीज होता है उन तमाम चीजों पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेशन में कौन कौन सा इनकम टैक्स का टाइप है, तो वो हम लोग एक डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग तो सिर्फ जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो देखेंगे पहला होगा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तीसरा होंगे आपको प्रोग्रेसिव टैक्स। चौथा होंगे रिग्रेसिव टैक्स। फिफ्थ में होंगे एडवोलेरम टैक्स, और आपको सेवेंथ में होंगे स्पेसिफिक। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका तो हो गया, नंबर में मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये रहा आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, क्या समझे?
इनकम टैक्स को इतने भागों में बांटा गया। एक है आपको डायरेक्ट टैक्स, दूसरी इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरी प्रोग्रेसिव टैक्स, फोर्थ में आपको आती है रिग्रेसिव टैक्स, उसके बाद एड वैलोरम टैक्स और उसके बाद आती है स्पेसिफिक टैक्स। अब इन तमाम प्रकार के टैक्स के बारे में समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। तो आप हमेशा याद रखेंगे ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती है ये वैसा टैक्स को बोला जाता है जो कोई इनकम और वेल्थ पे जो चार्ज होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और डायरेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि जो कोई इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी डायरेक्टली अर्निंग करती है और डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करती है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती है लेविड ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटी, ठीक है। कहता है लेविड ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटी, ठीक ना, एंड पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होती है एग्जाम्पल में आपको हो गया इनकम टैक्स हो जाएगी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब आपको हो गया डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया। क्या समझे कि वैसा टैक्स जो कहता है लेविड ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटी एंड पेड टू गवर्नमेंट, कहता है वैसा टैक्स जो इनकम और वेल्थ पे जो चार्ज की जाती है उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है और गवर्नमेंट को पे की जाती है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। वेल्थ टैक्स का एक्ट जो है वो क्या है, इसका 1957 है, 1957 होती है वेल्थ टैक्स का एक्ट होती है। इनकम टैक्स एक्ट आप जानते हैं, गिफ्ट टैक्स का अपना कोई ये नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स ये इनकम टैक्स के ही अकॉर्डिंग आती है, इसलिए इसका अपना कोई कॉर्पोरेट टैक्स का एक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स में ही आ जाती है कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट का मतलब जब कॉर्पोरेशन के द्वारा टैक्स पे की जाती है तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। जब किसी कंपनी के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स पे की जाती है तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स के ही अकॉर्डिंग आती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ये तमाम चीजों का आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब रहा बात कि इसको डायरेक्ट क्यों बोला गया। डायरेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि जब कोई एसएससी अर्निंग करती है तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो पे करती है, इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो टैक्स होती है वैसे टैक्स जो लेविड होती है गुड्स एंड सर्विसेज, क्या होती है ये कहा गया लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जीएसटी हो गया, ठीक है, ये जीएसटी जो हो गया कहता है लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जीएसटी इसके अकॉर्डिंग आते, पहले से क्या थी वैट टैक्स थी, सर्विसेज टैक्स थी, सीएसटी था सेंट्रल सेल टैक्स था, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट आया करता था, उन तमाम को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया गया, सबज्यूम कर दिया गया और उसको नाम आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक ना। तो ये वैसा टैक्स है जो किसी गुड्स और सर्विस पे चार्ज की जाती है। अब बातें रही इनडायरेक्ट क्यों बोला गया। ये इनडायरेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कंज्यूमर जो होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करती है, वो क्या करती है कंज्यूमर एक मिडिलमैन को देती है और मिडिलमैन जाकर गवर्नमेंट को पे करती है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगा, इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट को कंज्यूमर पे करती है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जो बढ़ते क्रम में चलता है, मतलब इंक्रीज इनकम तो क्या होगा इंक्रीज टैक्स। मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, तो जैसे जैसे आपको इनकम में इंक्रीजिंग होगी तो टैक्स के रेट में भी इंक्रीजिंग होगी, टैक्स की अमाउंट में भी वृद्धि हो जाएगी, उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। हमेशा याद रखेंगे, अक्सर ऑब्जेक्टिव आते हैं जब आप बिहार स्टेट का एग्जाम दोगे, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे या बिहार बेट का एग्जाम में जाओगे, तो अक्सर पूछ देता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स इंडिया में कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है। तो हमेशा याद रखेंगे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स चलती है।
चूंकि हमारे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, जो भी डेवलप कंट्री होती है वहां पर रिग्रेसिव नेचर की होती है, जैसे अमेरिका वगैरह में रिग्रेसिव होती है। यहां पर जब आऊंगा तो समझाऊंगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स का नेचर है और इनकम टैक्स का नेचर भी एक प्रोग्रेसिव है, ठीक है। नेचर ऑफ डायरेक्ट, जो डायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव। जो डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होती है किसके तरफ, प्रोग्रेसिव नेचर का। क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो यहां पे क्या होती है, स्लैब रेट अप्लाई करती है। मतलब ये कि 2.5 लाख तक किसी इंडिविजुअल का इनकम हो तो उसका एग्जेम्पशन होती है, ओल्ड टैक्स की मैं बात करूं। फिर यदि 2.5 लाख से 5 लाख तक उसका इनकम है तो एट द रेट ऑफ 5% से टैक्स देनी होती है। 5% से लेकर के यदि 10 लाख तक उसका इनकम है तो उनको देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 20% से। 10 लाख से एबव इनकम है तो उनको देना पड़ती है क्या चाहिए, एट द रेट ऑफ 30% से टैक्सेशन। उसके बाद सरचार्ज वगैरह पे करनी पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस पर्सन का इनकम में इंक्रीजिंग होती है तो उसको क्या होती है, टैक्स की अमाउंट में भी वृद्धि होती है। वही जस्ट लाइक हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। और ये इनकम टैक्स भी क्या है, एक नेचर ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसे हमेशा याद रखेंगे, अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा है, तो प्रोग्रेसिव नेचर है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव, जब इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा टैक्स की अमाउंट में भी वृद्धि होते चली जाएगी। रिग्रेसिव जस्ट इसी का अपोजिट है, ठीक ना। ट्रांजेक्शन में इंक्रीजिंग होगी तो टैक्स के अमाउंट में इंक्रीजिंग नहीं होगा, रिग्रेसिव है उल्टा, ठीक ना। जैसे अक्सर जो डेवलप कंट्री है वहां पे रिग्रेसिव नेचर की टैक्स होती है कि जैसे जैसे आपको इनकम बढ़ेगा, वृद्धि होगी, तो आपको टैक्स के रेट से रिबेट दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, कि आपको रेट कम कर दिया जाएगा, ताकि ये गवर्नमेंट प्रेफरेंस देती है कि आप और मेहनत करो और अर्निंग करो, मोर एंड मोर अर्निंग करो और मोर एंड मोर सेविंग करो, जिससे क्या होगा, आपको भी फायदा होगी और गवर्नमेंट को भी फायदा होगी। क्योंकि आप ज्यादा अर्निंग करोगे तो टैक्स की रेट कम होते हुए भी टैक्स तो उसको देना ही पड़ेगा, तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ और उस एसएससी को भी फायदा हुई। ये रिग्रेसिव, तो हमेशा देखेंगे रिग्रेसिव जो टैक्स होती है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, हमेशा याद रखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा है, तो रिग्रेसिव नेचर है। इनडायरेक्ट नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है, नेचर अगर कहे तो रिग्रेसिव टाइप का है। नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा, तो रिग्रेसिव टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि आप यदि कोई भी गुड्स है जिसका टैक्स का जीएसटी का रेट यदि 5% है, आप 10,000 को गुड्स परचेज करो, 20,000 को परचेज करो, 1 लाख की परचेज करो, उन तमाम अमाउंट पे आपको सेम रेट से टैक्सेशन देना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ, रिग्रेसिव हो गया, रेट सेम रहता है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग नहीं होती है, ठीक है। एड वॉल्यूम टैक्स का मतलब होता है टैक्स चार्ज्ड ऑन वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज ऑन वैल्यू या और अमाउंट, ठीक है। एड वॉल्यूम का मतलब होती है कि वैसा टैक्स जो वैल्यू पे चार्ज की जाती है या अमाउंट पे, न कि उसका क्वांटिटी और क्वालिटी पे नहीं चार्ज की जाती है। जो इनकम टैक्स या जो भी डायरेक्ट टैक्स वगैरह सब है जो एड वॉल्यूम है, हमारे इंडिया में जनरली एड वॉल्यूम ही लगती है या कहीं पे भी एड वॉल्यूम ही प्राइस लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग एक लैपटॉप परचेज करते हैं तो एड वॉल्यूम में चाहे आप डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है वो तमाम चीज आ जाती है, क्योंकि जीएसटी भी वैल्यू पे चार्ज की जाती है, इनकम टैक्स भी वैल्यू पे ही चार्ज की जाती है। आपका इनकम 2 लाख होगा तो 2 लाख पे टैक्स, 5 लाख हुआ तो 5 लाख पे, ठीक ना। ये नहीं कि आपके घर में 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, इनकम के हिसाब से, मतलब वैल्यू के हिसाब से, अमाउंट के। या आप जीएसटी में जाएंगे तो वो भी वैल्यू पे चार्ज होती है। जैसे अगर मैं लैपटॉप परचेज करता हूं, सपोज दैट लैपटॉप, ठीक ना, मान के चलिए यहाँ पर क्वांटिटी है, देखेंगे वहां पे आपको लैपटॉप वगैरह परचेज किए होंगे तो इनवॉइस देखेंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा अमाउंट, ठीक है। सपोज दैट मैंने 2 क्वांटिटी परचेज करी, एक का दाम था कितना 34,000 था,
2 महीने लिया तो 68,000 लगा, ठीक ना। अब क्या होगा, प्लस यहाँ पे होगा GST एट द रेट ऑफ सपोज दैट अगर यहाँ पे 18% है या 12% में मानता हूँ, 12% GST, तो इस वैल्यू पे लगेगा ये अमाउंट जो 68,000 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 14×12 और 13, 14×12 और 2×16 13,000 और 2×16 1360 68, यानी कि 8160 रुपया हुआ। आप ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे, मैंने ओरली किया हूं, हो सकता है मिस्टेक। अब ये जो होगा तो 76,160 रुपया, इसको बोला जाता है इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ये अमाउंट पे लगा, ठीक है। तो एड वॉलरम का मतलब सिंपल ये समझेंगे कि वैसा टैक्स जो किसी चीज के वैल्यू पे या उसकी अमाउंट पे चार्ज की जाती है उसको बोला जाता है एड वॉलरम टैक्स। अब रहा बात स्पेसिफिक टैक्स। आप देखेंगे जो स्पेसिफिक टैक्स होती है वो वैल्यू और अमाउंट पे चार्ज नहीं करके उस गुड्स का क्वांटिटी हुआ, लेंथ हुआ, साइज हुआ या प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे जब चार्ज होती है तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक टैक्स। जैसे टैक्स चार्ज ऑन the basis of production capacity, size, length, weight एक्सेट्रा, ठीक ना। अब आप लोग को थोड़ा सा शौक हो गया होगा कि सर मैंने तो ऐसा पहले बार ही सुना हूं। हाँ, ये जरूर आप पहले बार सुने होंगे, क्योंकि स्पेसिफिक टैक्स के बारे में जानकारियां बहुत कम बच्चे की होती हैं। क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं आईकॉम से लेकर के बीकॉम तक में, यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं है। थोड़ा प्रोफेशनल में जब जाएंगे तो वहां पे आती है, यानी तो कंपटीशन लेवल की चीजें में ये सब चीज मिलेंगे। तो मैं बताता हूँ, आपको अनुभव भी होगा और आपको विश्वास भी होंगे ये होता है ऐसा टैक्स और कहां पे होता है, मैं अभी प्रमाण भी बताऊंगा। देखिए क्या, पहले समझिए स्पेसिफिक टैक्स क्या है। टैक्स चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, साइज, लेंथ, वेट ऑफ प्रोडक्ट और आइटम, ठीक है। अब देखेंगे या तो वेट के हिसाब से या प्रोडक्शन कैपेसिटी के या साइज और लेंथ के बेसिस पे कौन सा ऐसा टैक्स है जो लागू होती है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे ही क्वालिटी, साइज, लेंथ की बात करा तो सामान की बात कर रही है। ये जब भी होगा तो जीएसटी के अकॉर्डिंग है, पहले से ये होती थी एक्साइज ड्यूटी। अब जीएसटी का मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि अब जीएसटी आ गया है। तो ये जो टैक्सेशन है ये कहां पे अप्लाई होती है, तो जनरली जो पान मसाला का मैन्युफैक्चर है, जहां पे पान मसाला बनता है, कहां पे, पान मसाला, ठीक है। पान मसाला को जो मैन्युफैक्चरर है, जो पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, वहां पे स्पेसिफिक टैक्स चार्ज की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जहां पे पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे गुटखा वगैरह, तुलसी आती है, गुटखा में बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड अलग अलग है। तो वहां पे क्या होती थी, अगर पाउच को काउंटिंग करेगा तो खुद सोचिए कि 10,000, 20,000, 25 लाख, 2 लाख उसका क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा, उसको काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता था मैन्युफैक्चरर, अपने अनुभव के हिसाब से, उसके पास तो जानकारी होती ही थी लेकिन कम ही टैक्स देता था। 10 लाख क्वांटिटी को प्रोडक्शन किया तो उन्होंने 1 लाख का क्वांटिटी का हिसाब किताब दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वहां पर उसको काउंटिंग नहीं कर सकता था। फिजिकल वेरिफिकेशन संभव नहीं था। सीए भी जाता था ऑडिट करने के लिए, तो ईच एंड एवरी पान मसाला का क्वांटिटी को काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं थी, जिसके कारण गवर्नमेंट को काफी दिक्कतें होती थी, उनको रेवेन्यू कम जनरेट होती थी, जबकि मैन्युफैक्चरर से उसको टैक्स ज्यादा कलेक्शन होती है और होनी भी चाहिए, और खासतौर पर पान मसाला का टैक्स का रेट भी ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट सोचा कि भाई इस चीज से, इस जो जालसाजी है, ये फ्रॉड है, इस फ्रॉड को खत्म कैसे किया जाए।
यहाँ पर टैक्स को कैसे कलेक्शन किया जाए। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान लाई कि नहीं भाई, अब तुम्हें जो टैक्स देनी पड़ेगी, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन का कैपेसिटी होगा, उस कैपेसिटी के बेसिस पे, मतलब ये कि जब आप प्लांट शिफ्ट करोगे, ठीक ना, सपोज दैट आप रजनीगंधा का प्रोड्यूसर हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो वो मशीन का कैपेसिटी होती है, ठीक ना। सपोज दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी उस मशीन का यदि होगा 10,000 पीस रजनीगंधा बनाने का, तो आपको 10,000 पीस टैक्स देना पड़ेगा। ये माना जाएगा कि आपने 10,000 पीस रजनीगंधा का अपने एक दिन में प्रोडक्शन करी, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। हाँ, ऐसा भी होगा कि पब्लिक हॉलीडे रहेगा, जिस दिन आपको फैक्ट्री बंद होगा तो गवर्नमेंट वो ऑलरेडी आपको डिडक्ट कर देगा कि आपने उस दिन प्रोडक्शन को अबोलिश कर दिया था, प्रोडक्शन आपका टर्मिनेट था, प्रोडक्शन आपको नहीं हुई थी, इसलिए उस दिन को उतना को डिडक्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि टैक्स का टाइप क्या है और कौन कौन सा टैक्स है और उस टैक्स का मीनिंग क्या है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस